हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चनों को लेकर या फिर आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की श्रृंखला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपका जो ये वाला टॉपिक है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाले टॉपिक से लिए जाते हैं, यानी अध्ययन और अध्यापन वाले पार्ट से। तो इसलिए मैंने परीक्षा की दृष्टि नज़दीक होते हुए इसी वाले टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चनों को लिया है, जो पिछली बार यानी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में आपके आ चुके हैं। तो एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करिएगा, क्योंकि ये आज की ही वीडियो आपको 2 से 4 नंबर तक दिला सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका प्रमुख कार्य क्या है? आंसर में हमें क्या बताना है, तो वो है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। याद रखना कि क्रियात्मक अनुसंधान ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? विद्यालय में। किस लिए यूज होता है कि जो समस्या जब पैदा हुई तभी इसको लगाते हो, तुरंत उसका समाधान पाने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं, जिसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई और हमने क्या किया, उस पर तुरंत एक्शन लिया, यही है क्रियात्मक अनुसंधान। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। यानी छोटा बच्चा है और उसमें जिज्ञासा, आपको पता है जिज्ञासा क्या है, उसकी प्रवृत्ति है। तभी तो शिक्षक में क्या होना चाहिए प्राइमरी वाले में, वो है धैर्यवान होना चाहिए। सब्जेक्ट के ज्ञाता से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर उसका जो है वो है शिक्षक की विशेषता है, तो वह है उसका धैर्यवान होना। तभी तो वो अपने छोटे विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये तत्काल। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है, यानी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा क्या की गई हो। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी। बच्चों में सीखने सुनने के लिए अध्ययन योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? यानी बच्चे में सुनने और सीखने के लिए, यानी हमें क्या करना, बच्चे को सीखने और सुनने के लिए अध्ययन योग्य वातावरण में के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। निरंतर कार्यकाल देते रहना, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव दिख रहा है। मैं एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंटों पर हम बात करेंगे। सीटेट से रिलेटेड ही होगी वो पूरी वीडियो, क्योंकि सीटेट के कम से कम आपके 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपनी लॉजिक वे से, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से ही सही कर सकते हैं। उनके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षार्थियों को छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये भी गलत है आपका। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या है, ये रहेगा। क्योंकि हमें क्या करना, अपने विद्यार्थी को क्या करना है, अपने विद्यार्थी को केंद्र में रखना है। क्योंकि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षार्थियों को छूट देना कि वो क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमेशा याद रखना वो आंसर हमेशा सही है जिसमें विद्यार्थी क्या हो, विद्यार्थी को महत्व दिया गया हो। वो आंसर हमेशा गलत है जिसमें विद्यार्थी की किसी भी प्रकार से अवहेलना की गई हो। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। जो आजकल वो बता रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल क्या है, गलत धारणाएं विकसित हो रही हैं, गलत कॉन्सेप्ट। धारणाओं का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है व्यक्ति की थिंकिंग में बैठा हुआ कोई भी विचार। वैकल्पिक धारणाएं यानी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट टाइप की जो होते हैं कि हाल इधर कॉन्सेप्ट, हाल वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लग गया, कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहर शब्दों का उपयोग करना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की अवहेलना कर रहे हैं। बच्चों को उनकी सोच से प्राणों के समान मानना, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चों को क्या करना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी।
पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है, क्योंकि हमें हमेशा वही आंसर चुनना है जिसमें क्या हो, विद्यार्थी को महत्व दिया गया हो। ये आंसर अपने आप इसके हर एक क्वेश्चन कट रहा है। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना, यानी ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हमें हमेशा अपने बच्चे की समझ कैसी करनी है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट की तरफ ले जानी है, यहाँ की सूक्ष्म की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना। यानी हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, जब उसे क्या कर रहे हैं, शाब्दिक अशाब्दिक। अब यहाँ पे समझ लीजिए शाब्दिक तथा अशाब्दिक। जो यहाँ पे एक शब्द आया शाब्दिक, यानी कुछ देखा होगा अध्यापक कहते हैं कि तू गधा है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो ये हो गया शाब्दिक। गैर शाब्दिक जिसको अशाब्दिक भी कहते हैं, जैसे हमने क्या किया, कुछ नहीं कहा उससे और उसे उसकी टेबल पर ही खड़ा कर दिया, या कुछ नहीं कहा, उससे कहा बेटा बाहर निकल जाओ क्लास से, तो इस तरह से ये कैसा हो गया, गैर शाब्दिक। या फिर हमने क्या करा कि उसको क्या करा, 2-3 दिन तक अपनी क्लास में ऐसे ही बैठारे रखा, कोई भी एक्टिविटी में उसे शामिल नहीं किया, तो ये भी गैर शाब्दिक क्या हो गया, उसके लिए दंड हो गया। तो इससे क्या होगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणाओं को क्या होगा, वो नष्ट करना है। यानी इससे बच्चे में क्या आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी, तथा वो क्या करेगा, जो स्वयं के प्रति उसकी जो अवधारणा थी वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। तो एनसीईआरटी मानता कि कोई भी एक्टिविटी हमें ऐसी नहीं करनी है जिससे क्या हो, बच्चे गलत वे में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। सीटेट का सबसे पसंदीदा टाइप का क्वेश्चन है। सीटेट पहले इस तरह दिखाता है जिससे विद्यार्थी देखते ही घबरा जाए कि बहुत बड़ा हो गया, तो ये कह रहा है युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। तो इसमें क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा इसका, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट, यानी यहाँ खाली स्थान पर इसमें से कोई एक शब्द आएगा, जो होती है, तब वे जल्दी डॉट डॉट करते हैं। तो यानी हम बच्चों की ऐसी गतिविधियों में हम शामिल करें तो क्या करेंगे, जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ पे अपना बचपन याद करके इसका आंसर आप दे सकते हैं इजीली, कि जब हम छोटे थे तो हम किन गतिविधियों में जल्दी जाकर सीखते थे, तो वो हमारी है वास्तविक जीवन में उपयोगी, और दूसरा है जल्दी सीखा करते हैं। यानी जो वास्तविक जो चीज़ें हमने अपनी लाइफ में देखी हैं उन्हें ही हमें दिखाई जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, जल्दी उन्हें कैचअप कर लेंगे। आपने देखा होगा पहले के ज़माने के लोग स्मार्टफोन और लैपटॉप चलाना नहीं जानते थे, अब सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अब उनके वास्तविक जीवन में वो आने लगे हैं। उनके तब वातावरण या वास्तविक जीवन में नहीं थे, यानी उनके आसपास वो नहीं थे, इसलिए नहीं सीखे। ऐसा नहीं है कि वहाँ आईक्यू ज़्यादा था या यहाँ आईक्यू कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किससे प्रभावित थे, वास्तविक जीवन के उपयोगी से, यानी उनके उसमें वातावरण में तब नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इरफान, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं सीटेट में। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके जो पुर्जे होते हैं, यानी खिलौने के जो पार्ट होते हैं, उनको वो अलग अलग करके देखता है। आप क्या करेंगे, यानी आप एक शिक्षक हैं और आप क्या करेंगे जब इरफान इस तरह से कर रहा है, या आप अभिभावक हैं तो आप क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। यानी यहाँ से पता पड़ रहा है कि बच्चा कैसा है, इनोवेटिव है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है, यानी सृजनात्मक है। तो हम क्या करेंगे, उसको सही दिशा की तरफ संचालित करेंगे। तभी तो उसके अंदर क्या है, जिज्ञासा है कि ये खिलौना कैसे चलता है, किस तरह दौड़ता है, किस तरह काम करता है, इसकी आंखें कैसी हैं, वो सब कुछ जानने के लिए उस खिलौने के क्या करता है, सारे अंजर पंजर तोड़ देता है। तो यहीं से उसका विकास शुरू होता है। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, निम्नतर का मतलब हो गया यहाँ पे क्या हुआ, वो केवल पासिंग मार्क्स ला रहा है, कोई भी डिवीजन नहीं ला रहा है,
यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। यानी हम एक शिक्षक हैं और हमें क्या करना, उसके अभिभावक को क्या करना है, परामर्श देना है उसकी सहायता हेतु। तो वो परामर्श होगा वह अध्यापकों की क्या करेगा, अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। यानी उसके लिए यही परामर्श है कि वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। संगति का मतलब हो गया अध्यापकों के ग्रुप में रहकर वो अपनी अध्यापन कार्य करे। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अब ये खुद में पूछ रहा है कि शिक्षक को क्यों क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। इससे पहले भी आया था ये क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, तो मैंने आपको बताया था ये क्या करती है, तत्कालीन समस्या की पहचान करके उसमें सुधार करने का क्या करती है, विकास करती है। तो इसमें हमें राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा ए। यानी ये क्या करती है, उसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। यानी उन्हें क्या होगा, ज्ञान होगा। तो इसलिए अध्यापक को क्या होना चाहिए, एक्शन रिसर्च का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की सफलता में इस विश्वास की तरफ ले जाती है। यानी कक्षा के जो परीक्षण हुए यानी क्लास टेस्ट हुए उसमें क्या हुआ कि अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की क्या हुई, असफलता। यानी एक बच्चा क्या हो गया, उसमें फेल हो गया। तो ये हमें किस विश्वास की ओर ले जाती है। तो आपको पता है कि बच्चा फेल हो गया। अब बच्चा फेल हो गया तो उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, इसमें कोई भी हमें ऐसा आंसर नहीं लेना है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं कि जिसमें क्या हो कि बच्चा किसी भी तरह से दोषी ठहराया जाए। तो जब बच्चा असफल हुआ है तो हमें क्या करना है, इसमें आकलन वस्तुनिष्ठ हो तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए उसका प्रयोग किया जाता हो। ये भी गलत है, क्योंकि आकलन वस्तुनिष्ठ हर समय नहीं हो सकता। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं कमियों के साथ पैदा, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। कुछ बच्चों का अनुत्तीर्ण होना ही चाहिए, व्यवस्था तभी पता पड़ती है, ये भी गलत है। यानी यहाँ पे होगा पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। ये राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा सी। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा स्टूडेंट क्यों फेल हुआ, कहाँ पाठ्यक्रम में कमी थी उसे पढ़ाने में, कहाँ शिक्षण पद्धति में कमी थी, कौन सा हमारा मेथड उसकी समझ में नहीं आया। यानी किस मेथड से पढ़ाएं, हम क्लास में पढ़ाने को ही हम शिक्षण पद्धति बोलते हैं। यानी किस टीचिंग मेथड से हम उसे पढ़ाएं कि जिससे वो समझ पाए। आकलन यानी आपका है आकलन इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट होता है। तो आकलन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी ये होता ही रहता है इवैल्यूएशन के लास्ट स्टेज तक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन तीनों को ही चेक करना है, क्योंकि इवैल्यूएशन के बाद हम कोई चीज़ चेक नहीं कर सकते, जबकि आकलन के बाद हम अपनी चीज़ों में पीछे जाकर सुधार कर सकते हैं। आकलन हम करते ही इसीलिए हैं कि हम पीछे जाकर उन चीज़ों में सुधार कर सकें। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, यानी ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका उद्देश्य यही है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते ही क्या करेंगे और इसमें राइट लगा देंगे। नवीन ज्ञान की खोज है नहीं, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास यह नहीं, इनमें से सभी, ज़्यादातर स्टूडेंट इनमें से सभी कराएंगे। जबकि ये क्या करता है, क्रियात्मक अनुसंधान नवीन ज्ञान की तरफ नहीं ले जाता है, जबकि जो समस्या होती है उसका समाधान की तरफ ले जाता है। और जबकि शैक्षणिक परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान का विकास है, ये व्यवहार विज्ञान का विकास नहीं, शैक्षिक परिस्थितियों में आ रही समस्याओं में व्यवहार विज्ञान के द्वारा सुधार करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि थोड़ी सी इनकी भाषाओं को समझते हुए हमें आंसर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कब कब आया है, तो इसका आना निश्चित है। तो इसे इस बार रखिए कि ये आना निश्चित है, क्योंकि ये यूपी टेट के लिए, ये यानी यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट के लिए तो है ही है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, काट दो, जो उसमें बच्चा दोषी है उसे काट दो, प्राइवेट ट्यूशन काट दो, व्यवस्था फेल हुई, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं, ये भी काट दो, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि हमें सेंटर में किसको रखना है, बच्चे को। व्यवस्था किसके अनुसार हो, बच्चे के, यानी जो सेंटर में है व्यवस्था उसके अनुसार हो। तो यहाँ पे आगे व्यवस्था फेल हुई, ना कि बच्चा फेल हुआ। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो आपका निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, तो आप इसमें मानेंगे क्या है, उनके अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो वो है शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है, यानी इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पीटी यानी पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को, एक पीटी यानी खेल शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षण के खेल, एक पीटी टीचर है जो वो कराते हैं ना प्रेयर में पीटी, वो टीचर है, वो क्या कर रहा है, शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है, यानी जो विद्यार्थी हैं उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सी युक्ति सहायक है। तो वो है, इसमें जो राइट आंसर रहेगा, इसे हर एक ऑप्शन को पढ़ने से क्या होगा कि हमारा टाइम जा सकता है, तो हमें क्या करना है, इसमें से एक आंसर बेहतरीन चुनना है बस जो सही हो। तो हमें क्या करना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो जिसको सुधारना चाहता है हमें उसी का तो अभ्यास कराना होगा, क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति, तो यहाँ पे क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना, ये आपका राइट आंसर रहेगा। एंड दूसरों को देख लेते हैं। तो शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ये कोई मतलब नहीं, हम सबको पता है कि पढ़ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मगर जब तक वातावरण डेवलप नहीं होता तो हम बड़े लोग भी नहीं पढ़ते, तो बच्चा कैसे पढ़ जाएगा। तो यहाँ ने क्या करना है, बच्चा कभी भी गलत नहीं है, उसके आसपास का वातावरण ही गलत है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को क्या करना है, तर्क को स्पष्ट करना है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यानी हमें बस एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि हमें क्या करना, अपने बच्चे की सहूलियत के हिसाब से हम केवल उसके सुविधादाता हैं, चाहे हम पेरेंट्स हों उसके, चाहे गार्जियंस हों, चाहे हम एक अध्यापक हों, हम केवल और केवल विद्यार्थी के सुविधादाता हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि समावेशी शिक्षा इसी कॉन्सेप्ट पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। जो सरकारी संगठन है उनके द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, यानी इसमें हमें वो बताना है जिस कारण से बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं। क्योंकि सीटेट का यही फॉर्मूला आधे से ज़्यादा बच्चों को फेल कर देता है। नहीं तो टेस्ट में बैठने वाला प्रत्येक बच्चा अपनी टेस्ट के हिसाब से उतना पढ़ के या उतना IQ लेके जाता है, मगर जो लेंथी टाइप के क्वेश्चन है वही आपके टाइम को खा जाते हैं और 2.5 घंटे में आप पूरा पेपर भी नहीं पढ़ पाते। तो हमें इतना ना पढ़ के केवल यहाँ से पढ़ना है
कि जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से, ठीक है। तो विद्यालय यानी छोड़ देते हैं, और क्यों छोड़ देते हैं बस ये पता करना है। तो हमें क्या करना, क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड को थोड़ा तेज रखना है। मैं इसलिए स्लो कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों की समझ में हर क्वेश्चन आए। तो यहाँ का क्या करना, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, नहीं, इससे नहीं छोड़ेंगे। वो अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला, इससे भी नहीं छोड़ेंगे। यानी इसमें केवल छोड़ना पूछ रहा है। तो बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों संवेदनशील न होना। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो यानी अपने आप में इसने क्या किया, ऐसे विकल्पों को रखा है जिसमें आपका सिर एक बार घबरा जाएगा। तो आपको पता है आधे हो सकता है आधे यहाँ मार जाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना किसी को ना दिखे, जबकि ये विकल्प ना होना है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ मार जाए, मगर इसमें जो राइट आंसर है देखो ना, जबकि वो पूछ रहा है कारण। तो इसमें देखिए ना स्पष्ट बता रहे हैं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए जो कारण है वो ये है कि जो विद्यार्थी हैं जो अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। आपने देखा है जो आपके टीचिंग मेथड हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, उनसे बच्चे क्या होते हैं, 1 to 5th वालों को लेके ये कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं, या फिर उन्हें जो एक्टिविटी है वो पसंद नहीं आती। तभी तो विद्यालय में क्या कराई जाती है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, यानी हम एक बच्चा फेल हो गया तो वो किस तरफ ले जाती है कि हमें किस पर सुधार करने की आवश्यकता है। इस पर पाठ्यक्रम पर, शिक्षण पद्धति पर तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी हमें हमेशा केवल वही विकल्प चुनना है जिसमें क्या हो, बच्चे को किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार ना ठहराया गया हो। बच्चों को शाब्दिक तथा गैर शाब्दिक लगता है ये वाला हो गया है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी एक बच्ची का कहना है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह है डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। सीटेट का सबसे चाहने वाला क्वेश्चन या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पे है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बच्ची कहती है कि पापा क्या करते हैं, मशीन से दूध लाते हैं। तो यानी ये बच्चे के कॉन्सेप्ट को जानना चाहता है सीटेट। तो ये कह रहा है समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो वो यहाँ क्या कर रही है, कार्य कारण, यानी कार्य हो रहा है उसका कारण बता रही है। यानी धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो धूप में कपड़े जल्दी सूखना क्या है, कार्य। किससे सूख रहे हैं, धूप से। तो ये कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, यानी जो उसका चिंतन है उसमें अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। मैं एक वीडियोस लाऊंगी जिसमें हतोत्साहित, प्रोत्साहित ये वाले शब्दों को भी लेके आएंगे और स्पष्ट करेंगे। सीटेट के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना, यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता। उन बच्चों को पुरस्कार देना जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, ये भी कहीं तक नहीं हो सकता। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाले व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो हमें इस तरह सीटेट में देखना है जिस तरह हम कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, दोनों विकल्पों को देखना। अब हमारे सामने अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही हो सकता है हम लोगों की दृष्टि से, मगर एनसीईआरटी कहती है कि हम इससे क्या करेंगे, जिन बच्चों को पुरस्कार दे देंगे,
जो डल बच्चे हैं वो और भी डल हो जाएंगे। उन बच्चों को पुरस्कार देना जिन्होंने, तो इसलिए ये भी गलत है। पुरस्कार और दंड दोनों की अवहेलना करती है। यानी हमें एनसीएफ को बस ध्यान से पढ़ना है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो हमारा डी रहेगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए शिक्षक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। जो विद्यालय है वहाँ से क्या आ रहा है, विद्यार्थी भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। यानी वो इस समस्या की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि विद्यालय से विद्यार्थी क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इसके कारण देख लो, शिक्षक कार्य का सुचारू रूप से न चलना भी हो सकता है। क्योंकि हम जिस टाइम पे पहले लोग बाग पढ़ते थे वहाँ शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता था। कुछ स्वेटर बुन रहे हैं, कुछ मूंगफली खा रहे हैं, तो क्या होता था, सरकारी कॉलेजों के बच्चे भाग जाते थे। छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव होना ये भी हो जाता था क्योंकि वो गांव से दूर बनाए जाते थे कॉलेज। विद्यालय के वातावरण का प्रजातांत्रिक स्वरूप होना कहीं कहीं ये भी देखने को मिल जाता था। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जिस कास्ट का या जिस धर्म का जिस क्षेत्र में बोलबाला है उसी की चलना। इससे इस तरह समझिए। छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की शील रवैया, यानी छात्र के प्रति किसी भी तरह का उनमें क्या नहीं है, माँ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे समझिए असंवेदनशीलता को। यानी संवेदनशीलता का मतलब होना कि आपको बच्चे को शिक्षक किस तरह प्यार करे, एक माँ की तरह ध्यान रखे। ऐसा ना होना ही क्या है, शिक्षकों का कॉलेज वो सॉरी शिक्षकों का नहीं, शिक्षार्थियों का कॉलेज से भागना है, भागने का कारण भी है। नेक्स्ट चलिए, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जो विद्यालय में विद्यार्थी जो हैं उनकी असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा आंसर वो है, देखिए, विशेष जाति और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये यहीं पे कट गया। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरुष ये भी नहीं है, क्योंकि हमें पुरस्कार और दंड दोनों पे ही क्या करना है, बहुत ध्यान देकर आंसर देना है। नेक्स्ट चलिए, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। तो हमें एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीएफ, क्या हमें ऐसे विकल्प चुनने जो क्या हो, विद्यार्थी को किसी प्रकार दोषी ना ठहराए। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी, क्योंकि हमने देखा कि इस दोनों ही पॉइंटों में क्या है, केवल विद्यालय ही चारों तरफ से घिर रहा है। तो यानी हमें वही क्वेश्चन या वही आंसर टिक करने हैं जिसमें क्या हो, विद्यार्थी हमारा बच रहा हो और विद्यालय व्यवस्था घिर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है, कि शिक्षक असफल है। याद रखना, शिक्षक असफल है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तभी तो हमने क्या करा, छोटे बच्चों को फेल होने से ही मना कर दिया है सरकार ने। बच्चे खाली ये कॉन्सेप्ट दे दिया बच्चे, और इस तरह के क्वेश्चन सीटेट बहुत देता है। अब बच्चे क्या है, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो भी बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, नहीं सा। काली बर्तन, नहीं सा। निष्क्रिय जीव होते हैं, नहीं सा। क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। याद रखना, वैज्ञानिक क्यों कहा है मनोवैज्ञानिकों ने, क्योंकि उसमें क्या सबसे ज़्यादा होती है जिज्ञासा। वो हर चीज़ को क्यों, कैसे, कब, कैसे, हर चीज़ को क्यों कैसे बिना तो उसका काम चल नहीं सकता। तो वो क्या है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए ही अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपने ही तर्क यानी अपने ही लॉजिक लगाते हैं, अपनी ही क्षमताओं का उपयोग करते हुए, किसी और का नहीं, किसी और के तर्क से काम नहीं चलाते। तो ये क्या है, उनका वैज्ञानिक होने का साक्ष्य है।
तभी तो वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, बच्चे क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, एक बच्चा है उसको हम सहारा देने की जो उसकी मात्रा है, यानी हमें उसे कितना सहारा देना है तथा किस प्रकार का देना है, इसमें क्या निर्भर करता है, अध्यापकों की मनोदशा नहीं, बच्चों की नैसर्गिक योग्यता नहीं, आधे तो यहाँ गिर जाएंगे, नैसर्गिक योग्यता का अर्थ नहीं पता होगा तो सीटेट में कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं को टिक लगाते हैं जिसमें कुछ अटपटा हो, कार्य के लिए प्रोत्साहित पुरस्कार नहीं साहब, पुरस्कार और दंडवत प्याद में जाओ, बच्चे के निष्पादन का स्तर, और हम तभी तो किसी की सहायता या किसी का वो कर सकते हैं जब हमें क्या पता हो कि निष्पादन का मतलब होता है वो कितना इनपुट हमें दे रहा है, यानी कितना वो आउटपुट दे रहा है, तब हम उसको क्या करेंगे, इनपुट देंगे, यानी हम उसको देंगे कितना, जितनी उसे आवश्यकता है। तो यानी जैसे हमने मैथ का टेस्ट लिया, मैथ के टेस्ट में उसके मार्क्स आए थे तो उसकी जो गलतियां वो हमने देखी, तो उससे हमें पता चला कि हमारा जो विद्यार्थी है, जो हमारा बच्चा है या हमारा स्टूडेंट है, वो मैथ में कितना कमज़ोर है, तो उसी बेस पे तो हम उसकी मात्रा और उसके प्रकार का क्या करेंगे, निश्चित कर सकेंगे, यानी उसकी मात्रा और जो प्रकार है उसको निश्चित कर सकेंगे। तो ये है निष्पादन, यानी कितना प्रोडक्ट उसने निकाला, यानी उसने कितना आउटपुट दिया, उस बेस पर। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं, यानी कथन दिए गए हैं और आप किससे सहमत हैं, तो यानी हमारी पढ़ने की स्पीड को सीटेट मांगता है, तो हम जल्दी जल्दी पेपर में पढ़ते हैं और हम क्या होता है, 1 से 2 ऑप्शनों में उलझ जाते हैं, तो फिर हम एंड में क्या करते हैं, जय माता दी, जिस पे मन किया उस पे जय माता दी कर देते हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं, तो आप किससे सहमत हैं, इसमें अगर देखा जाए तो एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता ना आर्थिक स्थिति की कमी के कारण ना, क्योंकि एपीजे कलाम क्या है, इसके मूर्त उदाहरण हैं, इसके जो एपीजे कलाम है वो क्या है, एक प्रबल उदाहरण है, क्योंकि आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार से आपको पीछे नहीं रख सकती। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त औद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं करती, ये भी नहीं हो सकता। एक बच्चे की सफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों का प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ब्लैक होल की जिसने खोज की थी उस वैज्ञानिक को आप सब जानते होंगे, उनकी क्या थी, वंशानुक्रम, या ये कहें को ना एक हेरिडिटी से ऐसी समस्या थी कि वो कुर्सी के सिवा हिल नहीं सकते थे, जबकि उन्होंने एक से एक क्या करा, अंतरिक्ष की खोज कर डाली, उसी कुर्सी पर बैठे, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा है डी, जो इसका राइट आंसर रहेगा वो हमारा डी रहेगा, जो इसका राइट आंसर है वो हमारा डी। तो यानी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बच्चा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा, जो कक्षा है उसमें पलायन करने वाले, पलायन का मतलब होता है वहाँ से निकल जाने वाले विद्यार्थियों के प्रति उस आपका व्यवहार कैसा होगा, यानी आपकी क्लास से निकल जाते हैं ऐसे विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। तो मैंने कहा था ना, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है धैर्यवान होना, आप दंड तो उसे दे नहीं सकते, एनसीएफ ने मना करा है। सहानुभूतिपूर्ण वो हो नहीं सकता क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वो पलायन कर जाता है, यानी क्लास को छोड़ देता है, तो सहानुभूतिपूर्ण तो वो हो नहीं सकता, प्रशंसात्मक वो हो नहीं सकता क्योंकि कार्य वो ऐसा है। तो बचा कौन, वो बचा निदानात्मक, क्योंकि हम पहले निदान करेंगे फिर उपचार करेंगे, यानी वो क्लास से भाग रहा क्यों है इसका हम क्या करेंगे, पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी आप अध्यापक हैं, इस हर बार सीटेट का एग्जाम दें तो एक बात का ध्यान रखें कि जो वो पूछ रहा है वो बन जाओ। एक अध्यापक की दृष्टि से
एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी आप एक अध्यापक हो, आपकी दृष्टि में इसमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतम बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं नहीं। एक अध्यापक क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, जब तो वो अपने कंटेंट को जीरो से हीरो लेवल तक ले जाता है। यानी जो बच्चा मोर इंटेलिजेंट है वो हीरो लेवल तक भी सीख सके, और जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता उस कंटेंट के बारे में वो जीरो लेवल से भी सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि, यानी एक बच्चा क्या करता है आपकी क्लास में प्राय यानी हर समय जब आप जाते हैं वो प्रश्न पूछने ही लग जाता है, यानी बिना पूछे रहता नहीं। तो उचित रूप से इसका अर्थ है कि आपका, आपने देखा क्योंकि बच्चे होते हैं, आप घुसे गए उसने क्वेश्चनों की बरसात कर दी, तो आपको ना ही गुस्सा होना है ना ही उसको डांटना है, जबकि क्या करना है कि वह अधिक जिज्ञासु है, तभी तो वो आपके घुसते ही प्राय प्रश्न पूछने लग जाता है, क्योंकि वो क्या है, जिज्ञासु है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, क्योंकि बच्चा की अगर जिज्ञासा एक बार शांत नहीं करेंगे दूसरी बार वो आपसे पूछेगा नहीं। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं उनकी जानकारी उन्हें क्या करनी चाहिए, यानी हमने सीखना और सिखाना उन्हें किया, उस दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं उनकी जानकारी उन्हें क्या करनी है, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। आपका जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है उसको हमें क्या करना है, उन्हें उस तरह से देना चाहिए। असेसमेंट करते हैं जो, वो उस तरह से हमें क्या करना, बीच बीच में उन्हें बताते रहना चाहिए, यानी कि एंड में बताएं इवैल्यूएशन की तरह नहीं, आकलन की तरह बीच बीच में उन्हें दिशा निर्देश देते रहेंगे। सीखने की तत्परता डॉट डॉट की ओर संकेत करती है, यानी सीखने की तत्परता में किस ओर संकेत करती है कि विद्यार्थी क्या है, थॉर्नडाइट का तत्परता का नियम नहीं, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर नहीं, सीखने के सातत्य में सिद्धार्थियों सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, यानी वो तभी तो सीखने के लिए तत्पर होगा जब उसका क्या हो, वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर कैसा है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव स्टेज उसकी कौन सी है, तभी वो सीख सकेगा। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी देखा और कुछ भी सीखने लग जाएगा। योग्यता व अयोग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी योग्यता अयोग्यता के सामूहिक परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या बताना है आपको, सही। इस तरह सही और गलत पर इस तरह पहले से ही टिक कर लिया करें जिससे कि वो क्वेश्चन गलत ना हो, यानी योग्यता और योग्यता और योग्यता के समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या है, ये विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं, तो यानी इन दोनों के समूहीकरण कर दिया जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में, यानी इस उपलब्धि में आप क्या करेंगे, तो ये क्या आंसर रहेगा इसमें, सभी को देख लेते हैं। छात्र असहिष्णु होते हैं वह भेदों को स्वीकार नहीं, ये तो सरासर गलत है। विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते नहीं, ऐसा नहीं है, उस विषम समूहों में भी सीख सकते हैं, यानी आपका क्या होगा कि आपको विषम समूह बना दिए जाए, यानी कुछ उसमें लड़कियां कुछ लड़कियां, इस तरह से भी वो बेहतर सीख सकते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण, ये गलत है, इसका राइट आंसर रहेगा वो ये है कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, यानी अध्यापक को तो मल्टीपल होना पड़ेगा, यानी उससे तो क्या करना है, बहुस्तरीय शिक्षण जब भी मिले वो आंसर हमेशा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अंतःविषयी अनुदेशन दिया जा रहा है किसी बच्चे को, तो आपको क्या करना है कि उसका लाभ क्या है, विद्यार्थी विभिन्न विषयों के क्षेत्रों में
विशेष आप नंबरिंग से पढ़ेंगे। कब ध्यान रखना सीटेट में आपको क्या करना है कि जल्दी जल्दी ऑप्शनों को पढ़ना है, तो पहले वो ऑप्शन पढ़िए जिनमें आंसर होने की ज़्यादा उम्मीद दिख रही है। प्रकरणों की विविधता, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर प्रदान करना, ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या है हमारा, प्रकरणों की विविधता, उन्हें परंपरागत पाठ्यक्रम से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। यह शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना ये हो। इसमें क्या है, ये आपका इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए आंसर रहेगा। हमें क्या करना, बहुत संदर्भों में, यहाँ पे बात कही गई है बहुत संदर्भों की, तो हमें क्या देखना, बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर प्रदान किए अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा क्या कर रहा है, कार्य करते हुए ऊबने लगता है, तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चे को अनुशासित करने की नहीं, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी, यानी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तभी वो एक ही कार्य को करने में क्या कर रहा है, बोर हो रहा है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि क्या है, इसका तात्पर्य व्यवस्था फेल हुई है। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, यानी व्यवस्था फैल हुई है। जहाँ अध्यापक हो तब देखना, अध्यापक से पहले आपको व्यवस्था मिलती है, तो व्यवस्था फैल हुई है, बच्चा फेल नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अगर हमें व्यवस्था मिलती है तो व्यवस्था होगा, अगर व्यवस्था नहीं मिली, अध्यापक हुआ, तो तब फिर अध्यापक होगा। दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। फिर पहले जैसा क्वेश्चन, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट 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 होती हैं, तब वे जल्दी सीखते हैं। यानी मैंने बताया था, वास्तविक जीवन उपयोगी हो तभी हम क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। बच्चे क्या, हम भी तभी सीखते हैं जब वो वास्तविक जीवन में उपयोगी हो। यानी हम बड़े हो गए तो वही कार्य सीखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो जीवन में। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, कक्षा 1 और 2 स्तर के, यानी एक क्लास में पढ़ने वाला और दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव का मतलब होता है कि खिलौना दिखाया, खिलौने के बारे में बताया, जहाज दिखाया, जहाज के बारे में बताया। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है। यानी नर्सरी क्लास में हमें शुरुआत करनी है तो क्लास की, तो हमें कौन सी थीम सबसे अच्छी है। तो आपको पता है कि नर्सरी का जो बच्चा होता है वो अपने परिवार से ही जुड़ा होता है और परिवार तक ही सीमित होता है, तो मेरा परिवार ये जो थीम है वो सबसे अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यानी हमने क्या करा, कहीं पे गए घूमने या कहीं वृत्तांत पे गए, यानी आप कहते हैं टूर पे गए, तो उसको हमने रिकॉर्ड किया, तो इसकी क्या विशेषता है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए, यह घटनाओं का सही वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। नहीं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें पहला वाला, कि क्या करता है, ये घटनाओं और क्रियाओं को रिकॉर्ड करता है और हमें क्या बताता है, बच्चों के वास्तविक जो वो था ये इसका राइट आंसर जो रहेगा वो यह है कि बच्चों की क्या करेगा, यह व्यवहार को व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा किस प्रकार सीखता है, यानी बच्चा किस प्रकार सीखता है, प्रश्न पूछकर, पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा के द्वारा, कई प्रकार से। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा
डी, कई प्रकार से, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है वो कैसे सीख सकता है, इतने तक हम उसे सीमित नहीं कर सकते। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने पूछा है सही नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमें क्या करना है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए है। ठीक है, इस तरह हमें क्या करना है, ये जल्दी जल्दी पढ़नी है। अध्यापकों या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा सी, यह व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सूचनाएं कलेक्ट की जाएं, जबकि ये क्या करता है, ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह क्या करता है, ये क्या करता है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से क्यों भिन्न है, क्योंकि यह क्या करता है, शोधकर्ता द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। नहीं, ये क्रियात्मक अनुसंधान शोधकर्ता द्वारा नहीं, ये अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों या प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखना, क्योंकि ये क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रियात्मक अनुसंधान में, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसमें हमें देखना है कि क्या होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। नहीं, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का मतलब होता है हमने क्या बनाई है, आपकी हाइपोथेसिस, यानी किस तरह की कि ये समस्या है तो इसका ये समाधान हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा ए, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित है। यानी हम उपकल्पनाएं उस तरह से बनाएंगे कि समस्या का क्या मिल जाए, हमें समाधान मिल जाए, या समस्या का कारण पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फा एवं ब, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। यानी ये ध्वनियाँ हैं और इनके ध्वनियों के क्या अंतर नहीं कर पाता, तो वो किस समस्या से संबंधित है, तो वह प्रत्यक्षीकरण, यानी उसे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, यानी कौन सा शोध का चरण है जो शोध को क्या कर रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। उपकल्पनाओं का निर्माण करना, निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध अकल्प तथा अपरिवर्तन या कठोर होना। तो यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से चरण है जो क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, शोध का कौन सा चरण है, तो वो हमारा है उपकल्पनाओं का क्या करना, निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो है प्रोग्राम तथा क्रियान्वयन एवं चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है कि इसको, ये हमारा आंसर रहेगा इसमें कि वो किसको प्रदर्शित करता है, कक्षा की विद्यालय की असफलता को। कभी भी इसमें बच्चे की कमी नहीं होती। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को सामूहिक क्रियाओं में भाग दिलाती है, सामूहिक प्रोजेक्ट, सामूहिक परिचर्चा, यानी समूह में ही कार्य कराती है। तो वो क्या सिखाना चाहती है, ये सामाजिक विज्ञान में भी बहुत आता है 6 to 8 वाले पेपर में। तो ये एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना चाहती है, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, सामाजिक गतिविधि ही शामिल है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि दंड देना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बच्चा और क्लास में पिछड़ जाएगा, शिक्षार्थियों में तनाव तथा डर पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मई 2018 का इसमें है, अपव्यय व अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस
शिक्षा स्तर से संबंधित है तो वो हमारा प्राथमिक स्तर, इस पर अपव्यय व अवरोधन सबसे अधिक होता है। तभी तो आपके कोठारी आयोग ने इस पर ध्यान दिया था। अपव्यय व अवरोधन को समझ लेते हैं यहाँ पर 2 मिनट में। तो अपव्यय का मतलब हो गया कि आपने क्लास 1 में एडमिशन लिया और क्लास 1 में एडमिशन लेके फीस जमा की और क्लास 1 छोड़ दी, तो यहाँ अपव्यय हो गया। यहाँ अवरोधन को समझ लेते हैं। तो अवरोधन आपका हो गया कि आपने क्लास 2 में एडमिशन लिया और उसी क्लास 2 में आपने क्या किया, अगले साल भी उसी क्लास 2 में पढ़े, तो ये आपका अवरोधन हो गया। तो इस तरह अपव्यय व अवरोधन इस तरह का होते हैं। क्या है, बीच में ही छोड़ देना अपव्यय हो जाता है और क्लास पूर्ण करके भी उसी क्लास में पढ़ते रहना यानी बार बार फेल होना आप अवरोधन होता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।